ठीक जी। है मैम। इससे प्रीवियस हमने पढ़ लिया था अपना ये हमने CPU IO बर्स्ट साइकिल के बारे में पढ़ा था, जिसमें मैंने IO बाउंड मतलब कि और CPU बाउंड पर के बारे में बताया था। ठीक है, IO बाउंड में वही चीज़ है कि यहाँ पे आपका जो CPU है वो बहुत शॉर्ट यूज़ होगा, और CPU बाउंड में मतलब कि यहाँ पे CPU रिलेटिवली लॉन्ग यूज़ होगा, इनपुट आउटपुट कम यूज़ होगी। तो हम वर्किंग ऑफ CPU स्केजुलर की बात करते हैं। जी, वर्किंग ऑफ CPU scheduler. The process of selecting the next job that will run on the CPU belongs to short term और CPU scheduler. स्केजुलर तो आपको पता ही है क्या चीज़ होती है, ठीक है। इसमें ये है कि ऐसा प्रोसेस जो हम नेक्स्ट जॉब हमने रन करनी है अपने CPU में, ठीक है। सो वो आपकी शॉर्ट टर्म के साथ बिलोंग होती है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों का कंसेप्ट आपको क्लियर है कि जो आपकी लॉन्ग टर्म होती है वो जो आपकी मेन जॉब है, अभी स्टार्टिंग जॉब है, जिसे जॉब क्यू कहते हैं, ठीक है, वो आपकी लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म में उसको CPU मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे CPU को शॉर्ट टर्म कहा गया है कि नेक्स्ट जॉब जो भी सिलेक्ट करनी है CPU स्केजुलर का ही काम है उसको सिलेक्ट करना। The CPU scheduler can only pick from the jobs that are already in the memory and ready to go. वही चीज़, अगर देखिए CPU ने कौन सी जॉब लेनी है, कौन सा प्रोसेस को लेना है जो आपकी रैम के अंदर पड़ा होगा या फिर रेडी टू गो होगा, ठीक है, उसी को पिक करेगा ना वो। अब आपकी जो न्यू जॉब है उसको तो नहीं ना लेगा। दी स्केजुलर वर्क्स इन कॉपरेशन विद द इंटरप्ट सिस्टम, ठीक है। जो भी आपका स्केजुलर है वो इसके साथ भी काम करेगा। अगर लेट्स सपोज करते हैं कोई भी इंटरप्ट जनरेट करती है तो आपका जो CPU है वहाँ पे भी वर्किंग को स्टॉप कर देगा। दी स्केजुलर असाइन द CPU टू परफॉर्म, स्केजुलर क्या करता है, साइन करता है CPU को परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटेशनल ऑन बिहाफ ऑफ अ पार्टिकुलर प्रोसेस और थ्रेड विन इन अ प्रोसेस। देखिए थ्रेड आप किधर होते हैं, थ्रेड्स हमने पढ़ लिए हुए हैं, प्रोसेसेस भी पढ़ लिए हुए हैं। तो थ्रेड्स आपके प्रोसेसेस के अंदर होते हैं। सो जो भी ये आपका CPU स्केजुलर असाइन करेगा CPU को, वो उसी बिहाफ पे करेगा जो प्रोसेस आएगा और जो उसके अंदर थ्रेड परफॉर्म होने होंगे, किसके अंदर, आपके प्रोसेस के अंदर। CPU कैन बी बोरोड, मतलब CPU लेगा फ्रॉम इट्स करंट प्रोसेस बाय एन इंटरप्ट। CPU बोरो करेगा कहाँ से, जो भी इसने करंट प्रोसेस चलाना है, वो थ्रू इंटरप्ट भी हो सकता है, वो थ्रू सीक्वेंस में भी हो सकता है, वो थ्रू स्केजुलिंग भी हो सकता है। इट इज़ द इट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नल डिवाइसेस नॉट स्केजुलर। हाँ जी भाई, अब यहाँ पे इंटरप्ट की बात कर रहे हैं। तो जो CPU बोरो कर रहा है आपकी इंटरप्ट से, वो कह रहा है कि ये एक्चुअली स्केजुलर का पार्ट नहीं है, ठीक है। ये एक्सटर्नल डिवाइसेस के जो भी इंटरप्ट जनरेट हो रही है उसके ज़रिए CPU अचानक से अपने वर्किंग को स्टॉप कर रहा है और वो टास्क जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है। इंटरप्ट कैन बी डिसेबल्ड फॉर अ शॉर्ट टाइम। आपकी जो इंटरप्ट होती है वो डिसेबल होती है थोड़ी देर के लिए ही, फॉर अ शॉर्ट टाइम। इंटरप्ट है, डिपेंड करता है की कितनी प्रेस करेंगे। When a process or thread requests an IO transfer, it is normally become ineligible to the use of CPU until the transfer is complete. तब तक वो काम करेगा जब तक आपका जो CPU है वो सारी अपनी प्रोसेसिंग जो कंप्लीट नहीं कर लेता, तब तक वो इसको कंटिन्यू रखेगा। This means that the scheduler will have to choose a new process or a new thread within the same process to use the CPU. देखिए एक प्रोसेस चल रहा है तो स्केजुलर ने जो CPU को काम दिया हुआ है वो उसी प्रोसेसर की, उसी एक प्रोसेस के अंदर जितने भी थ्रेड्स हो रहे हैं उसी से रिलेटेड काम करेगा। वो कंप्लीट हो गया तो देन वो नेक्स्ट पे मूव होगा। स्केजुलर का काम ही यही होता है, एक प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद दूसरे प्रोसेस के ऊपर जो है वो शफलिंग करे, ठीक है, नेक्स्ट जॉब प्रोवाइड करे। The process or thread that requested the IO again become eligible to use the CPU when input-output transfer is complete. जब आपकी ट्रांसफ़र कंप्लीट हो जाएगी, कोई भी आपकी प्रोसेस की आप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं नेक्स्ट की, लेकिन प्रीवियस कंप्लीट होगा तो वो CPU जो है आपका स्केजुलर उसको एक्सेप्ट कर लेगा। जी, यहाँ पे टर्म्स हैं आपकी प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव स्केजुलिंग। टू टर्म्स है, प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव। अब ये दोनों देखते हैं ये क्या होती हैं। पहले यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं।
दे आर 4 कंडीशंस अंडर दी CPU स्केजलिंग में टेक प्लेस। देखिए भाई, आपका जो CPU स्केजल करता है उसमें ये 4 कंडीशंस हो सकती हैं। अब फर्स्ट क्या है, व्हेन अ प्रोसेस स्विचेस फ्रॉम द रनिंग स्टेट टू द वेटिंग स्टेट। तब हो सकती है CPU की स्केजलिंग जब वो रनिंग स्टेट से वेटिंग स्टेट में गया। बिकॉज अभी बताया ना हमने, ऊपर पढ़ते आए हैं, इंटरप्ट आ गई है या वेटिंग इनपुट आउटपुट रिक्वायर है, तो हमने ये स्टेट्स भी पढ़ी हुई हैं। रनिंग स्टेट से चलता चलता वो किधर स्विच कर गया, वेटिंग में, मतलब उसको कोई इनपुट आउटपुट चाहिए जो कि पहला आपका प्रोसेस यूज कर रहा था। सेकंड क्या है, व्हेन प्रोसेस स्विचेस फ्रॉम द रनिंग स्टेट टू द रेडी स्टेट। अब यहाँ पे क्या है, तब भी वो आपकी स्केजलिंग हो सकती है जब वो रनिंग स्टेट से वापस रेडी स्टेट में जाता। मतलब यहाँ पे कोई टाइम स्लाइस या इंटरप्ट जनरेट हो गया, टाइम एक्सपायर हो गया। व्हेन अ प्रोसेस स्विचेस फ्रॉम द वेटिंग स्टेट टू द रेडी। अब यहाँ पे भी देखिए, उसको उसने अपना टर्मिनेशन कंप्लीट कर ली। अब वहाँ पे इनपुट आउटपुट की उसकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट होगी। ब्लॉक स्टेट से, ब्लॉक स्टेट आपकी वेटिंग स्टेट का ही दूसरा नाम है। वेटिंग स्टेट से रेडी स्टेट में गई है, तब ये स्केजलिंग हो सकती है। व्हेन अ प्रोसेस टर्मिनेट। हाँ जी, ये 4 चीज़ें हैं, 4 कंडीशंस हैं, यहाँ पे आपकी स्केजलिंग परफॉर्म हो सकती है। अब इनमें से मैं बताएंगे कि कौन सी प्रीएम्प्टिव है, कौन सी नॉन प्रीएम्प्टिव है। इफ ओनली कंडीशन 1 एंड 4 अप्लाई, अगर ये फर्स्ट वाली और फोर्थ वाली कंडीशन अप्लाई हो, लाइक रनिंग स्टेट से वेटिंग में जा रहा है और टर्मिनेट हो रहा है, रनिंग स्टेट से वेटिंग में जा रहा है और टर्मिनेट हो रहा है आपका प्रोसेस, दिस स्केजुलिंग इज कॉल्ड नॉन प्रीएम्प्टिव। ठीक है, नॉन प्रीएम्प्टिव ये चीज होती है कि हम उसको फोर्सली बंद नहीं कर रहे, वो खुद ही हो रहा है, वो खुद ही अपना काम कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, उसको उसको कोई चीज की जरूरत थी, वो रनिंग से वेटिंग में चला गया। ठीक है, हमने उसे फोर्सली स्टॉप नहीं किया, वो खुद ही गया है। बिकॉज उसको वो इनपुट आउटपुट की जरूरत थी, वो वेटिंग स्टेट में चला गया, उसको वो मिल जाएगी तो वो अपना काम टर्मिनेट कर देगा। तो ये होती है नॉन प्रीएम्प्टिव, हम इसको फोर्सली बंद नहीं कर रहे, वो अपना काम तसल्ली के साथ करेगा, देन वो उसको क्या कर देगा, टर्मिनेट कर देगा। तो कंडीशन 1 एंड 4 किसके अंदर आई, आपकी नॉन प्रीएम्प्टिव के अंदर। ऑल अदर स्केजुलिंग इज प्रीएम्प्टिव। अब जो बाकी हैं आपकी सेकंड और थर्ड वाली, उसमें क्या हो रही है, उसमें हम फोर्सली बंद कर रहे हैं। रनिंग स्टेट से रेडी में जा रहा है, रनिंग स्टेट से जब रेडी में हम लेके गए थे, आप लोगों को वो स्टेटस जो आपने स्टेट्स पढ़ी हुई इसको रिकॉल कर लें। जब रनिंग से रेडी में जाता था तो वहाँ पे इंटरप्ट जनरेट होती थी या कोई टाइम स्लाइस होती थी या टाइम एक्सपायर होता था, मतलब हम फोर्सली उसको बंद कर रहे हैं, या फिर वेटिंग टू रेडी स्टेट के अंदर। जी, प्रीएम्पशन मीन क्या होता है, प्रीएम्पशन क्या होती है, प्रीएम्पशन मीन्स दैट अ प्रोसेस मे बी फोर्सिबली removed from the CPU even if it does not want to release the CPU। भाई यहाँ पे वो प्रोसेस छोड़ना नहीं चाह रहा, लेकिन आप ज़बरदस्ती उसको कह रहे हैं अपना काम बंद करो, हम कोई इंटरप्ट जनरेट कर रहे हैं, हम कोई टाइम स्लाइस दे रहे हैं, ठीक है, हमें सिस्टम कॉल कर रही हूँ, मैं कोई भी एक्सटर्नल इंटरप्ट जनरेट कर रही हूँ, कोई भी किसी तरह के भी इंटरप्ट जनरेट कर रही हूँ, फोर्सली उसको बंद कर रही हूँ कि ये टास्क नहीं होना चाहिए। जैसे मैं एक टास्क, अभी ये PDF है, मैं इसको बंद करी जा रही हूँ, करी जा रही हूँ, करी जा रही हूँ, लेकिन ये बंद नहीं होना चाह रही, ठीक है, लेकिन मैं इसको करने की कोशिश कर रही हूँ, तो ये फोर्सली जो बंद करेंगे ना, ये होती है आपकी प्रीएम्पशन। जहाँ पे टास्क पूरा कंप्लीट हुआ, ठीक है, आप जैसे कि लेक्चर खत्म हो जाएगा तब मैं इसको बंद भी कर दूंगी तो कोई इतराज नहीं, क्योंकि आप लोगों का लेक्चर खत्म हो जाएगा, तो ये अपने टाइम पे कंप्लीट हो के खत्म करेगा टास्क को, प्रोसेस को, तो ये होता है नॉन प्रीएम्पशन। It is because a higher priority because process need the CPU। Once a process gets CPU, जब एक process CPU ले लेता है, the simplest approach is to allow the process to continue using CPU until is voluntary yield CPU by requesting an input output transfer etc। तो जब एक CPU को प्रोसेस दे दिया जाता है, वो ले लेता है, तो वो फिर उसको उसकी सारी यूटिलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, फिर वो इनपुट आउटपुट जो भी उसकी रिक्वेस्ट होती है वो भी अब ऑटोमेटिकली जो है ना वो बोदर करता रहता है।
इनपुट आउटपुट इंटरप्ट्स में स्टील सीपीयू फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो भी आपकी इनपुट आउटपुट इंटरप्ट्स है वो सीपीयू को क्या करती है, डिस्टर्ब करती है। जैसे कि नॉन प्रीएम्पशन की मैं बात करती हूँ, तो उसमें तो हम उसको एक्चुअली बंद नहीं ना कर रहे, वो तो ऑटोमेटिकली हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, काम कंप्लीट हुआ, टर्मिनेट हो गया। लेकिन प्रीएम्पशन में मैं क्या कर रही हूँ, उसको फोर्सली डिस्टर्ब कर रही हूँ, मैं उसको खुद क्लोज करना चाह रही हूँ काम को। आफ्टर ईच इंटरप्ट कंट्रोल passes back to the process that was running when it occurred। जब आपका कोई भी मतलब इंटरप्ट जनरेट होगी, एक प्रोसेस को मिल गया है आपके सीपीयू को, वो अपना काम कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, वो एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में शफलिंग कर रहा है। दिस इज कॉल्ड नॉन प्रीएम्प्टिव अप्रोच, ठीक है। अब प्रीएम्प्टिव में तो वो फोर्सली उसको बंद कर रहे हैं, लेकिन जो आपका नॉन प्रीएम्प्टिव है इसको फोर्सली बंद नहीं कर रहे, वो रनिंग से वेटिंग स्टेट में तो जा रहा है, ठीक है, वेट कर रहा है, उसको अब इनपुट आउटपुट मिल गई, उसको ट्रांसफर होगी इनपुट आउटपुट, वो देन आपके अगेन रनिंग मोड के अंदर आ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद अपनी कम्युनिकेशन को टोटली क्या करेगा, टर्मिनेट कर देगा। तो दिस इज कॉल्ड नॉन प्रीएम्प्शन अप्रोच। In a preemptive scheme, a running process may be forced by yield CPU by an external event instead of its own action। तो जो भी आपकी प्रिएम्प्टिव स्कीम है उसके अंदर जो भी आपका प्रोसेस रनिंग हो रहा होता है उसको हम किससे फोर्स कर रहे हैं, कोई भी एक्सटर्नल इवेंट्स के साथ जो है हम उसको इंटरप्ट कर रहे होते हैं। प्रिएम्प्टिव होता है फोर्सली बंद करना अपने काम को, अपने प्रोसेस को फोर्सली शट डाउन करना कि भाई मैं ये काम नहीं चाह रही। सच एक्सटर्नल इवेंट्स कैन बी एनी और बोथ ऑफ द फॉलोइंग। सो इनमें से कुछ भी हो सकते हैं प्रीएम्प्टिव की। अ हायर प्रायोरिटी प्रोसेस एंटर द सिस्टम फ्रॉम आउटसाइड। कोई भी हायर प्रायोरिटी जो प्रोसेस है वो एंटर हो गया फ्रॉम आउटसाइड, कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस ऐड कर दी है मैंने, इंटरप्ट जनरेट हो गई, आपका सीपीयू जो था वो शफल हो गया कि हाँ ये काम नहीं चलाना, मुझे ये चलाना है, वो शिफ्टिंग पे मजबूर हो गया। A higher priority process that was in the wait state become ready। ठीक है, आपकी हायर प्रायोरिटी प्रोसेस लाइक जैसे कि वेट स्टेट से बिकम रेडी की तरफ जाना, वेट स्टेट से रेडी की तरफ जाना। दिस कुड अकर एज अ रिजल्ट ऑफ एन इनपुट आउटपुट इंटरप्ट। ठीक है, जब हम वेट स्टेट से रेडी की तरफ जाते हैं तो वो आपकी इनपुट आउटपुट इंटरप्ट जो है वहाँ पे जनरेट होती है। दैट मूव्स अ वेटिंग प्रोसेस टू द रेडी लिस्ट। तो ये वही स्टेट्स ही हैं जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, इसमें कोई भी न्यू चीज़ नहीं है, बस प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव का कॉन्सेप्ट था। जी, प्रीएम्प्टिव क्या होता है, प्रीएम्प्टिव में हम जो भी टास्क है उसको फोर्सली क्लोज करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि वो नहीं रिलीज होना चाह रहा, वो अपना टास्क को छोड़ना नहीं चाह रहा, तो ये होता है प्रीएम्प्टिव। नॉन प्रीएम्प्टिव क्या होता है कि यहाँ पे वो एक्चुअली अपना काम प्रॉपर करने के बाद, अपना टाइम पूरा करने के बाद उसको रिलीज कर देता है। दिस इज कॉल्ड नॉन प्रीएम्प्टिव अप्रोच। मतलब इसमें अपना वो काम टर्मिनेट करता है प्रॉपर। जी, इंटरवल टाइम। इंटरवल टाइमर क्या चीज होती है? टाइम इंटरप्शन इज अ टेक्निक दैट इज क्लोजली रिलेटेड टू द प्रीएम्पशन। प्रीएम्पशन होता है फोर्सली क्लोज करना, तो ये जो टाइम इंटरप्शन है वो ऐसी टेक्निक है जो आपके प्रीएम्पशन के क्लोजली ही होती है, मतलब उससे रिलेट ही करती है। व्हेन अ प्रोसेस गेट्स द सीपीयू, जब एक प्रोसेस सीपीयू ले लेता है, अ टाइमर में बी सेट टू स्पेसिफाइड इंटरवल। जब एक प्रोसेस सीपीयू ले लेता है तो उसको एक टाइम सेट कर दिया जाता है, उसको एक टाइम मिल जाता है। इफ द प्रोसेस इज स्टिल यूजिंग द सीपीयू, अगर वो प्रोसेस सीपीयू को स्टिल यूज कर रहा है एट द एंड ऑफ द इंटरवल, मतलब कि अभी चल रहा है वो टाइम उसका, देन दिस इज प्रीएम्प्टिव। प्रीएम्प्टेड क्या है कि अगर वो स्टिल यूज कर रहा है टाइम इंटरवल को, लेकिन वो फोर्सली बंद नहीं होना चाह रहा, तो इसको हम कहते हैं प्रीएम्प्टेड। Both timer interruption and preemption force a process to yield the CPU before its CPU burst is complete। मतलब CPU burst में क्या था कि CPU अपना काम कंप्लीट करना चाह रहा है, बिकॉज यहाँ पे इनपुट आउटपुट का कोई भी रोल नहीं है, CPU burst का रोल है, तो वो अपना काम कंप्लीट करना चाह रहा है, तो उसको फोर्सली बंद किया जा रहा है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, इंटरप्शन और प्रीएम्पशन, दोनों फोर्स कर रहे हैं आपके सीपीयू को यील्ड करने के लिए कि अपना काम जो है वो कंप्लीट करे और इसको बंद कर दे। However, it is helpful to distinguish timer interruption from the preemption caused by higher priority process becoming ready to
फॉर 2 रीज़न। सो अगर हम इंटरप्शन को प्रीएम्पशन के साथ जोड़ते हैं तो यहाँ पे 2 हमारे पास रीजंस आती हैं। टाइमर इंटरप्शन इज़ अ फंक्शन, ये एक ऐसा फंक्शन है ऑफ अ पार्टिकुलर प्रोसेसेस ऑन बिहेवियर। आपका जो टाइमर इंटरप्शन है वो एक ऐसा फंक्शन है जो मतलब कि जो भी प्रोसेसेस है उसका अपना बिहेवियर शो कर रहा है। टाइम इंटरप्शन एक प्रोसेस को दिया गया ना, सीपीयू जब उसको मिल जाता है तो फिर उसको टाइम इंटरवल एलोकेट हो जाता है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेस्ट ऑफ द सिस्टम। सो ये इंडिपेंडेंट टाइम है, अपनी मर्जी से ही कंप्लीट करेगा, बिकॉज जब एक सीपीयू को प्रोसेस मिल जाता है तो उसको टाइम जो है एलोकेट कर दिया जाता है, तो वो इंडिपेंडेंट टाइम होता है। Almost all multi-programmed operating system use some form of timer to prevent a process from trying up the system forever. So कुछ ऐसे मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम है जो हर टाइम जो है चलते रहेंगे, ठीक है, बैक एंड पे प्रोसेसिंग चलती रहेगी। मल्टी प्रोग्रामिंग यही होती है ना कि कोई ना कोई आपका टास्क जो है वो सिस्टम के अंदर चल रहा है, आपका सीपीयू हर वक्त बिजी होता है मल्टी प्रोग्रामिंग में। बट प्रीएम्पशन फॉर अ हायर प्रायोरिटी, जब हम बात करते हैं प्रीएम्पशन की, हायर प्रायोरिटी की प्रोसेस, जो भी हमने हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस चलाना है, इज़ अ फीचर दैट मे और मे नॉट बी इंक्लूडेड इन अ गिवन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो प्रीएम्पशन की बात करते हैं तो इसमें कंपलसरी नहीं है। अपने आप ही गाने शुरू हो जाते गुच्ची पाई मायने नहीं रखती। इसमें ये चीज़ है कि जब हम प्रीएम्पशन की बात करते हैं, प्रीएम्पशन में चूंकि टास्क जो है या फिर वो वेटिंग में चला जाएगा या फिर वो टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है, या हम क्योंकि फोर्सली उसको क्लोज करने की कोशिश करते हैं, तो ये चीज़ बता रहे हैं कि वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता आपके गिवन ऑपरेटिंग सिस्टम, जो भी आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। तो ये था आपका टाइम इंटरवल। अब यहाँ पे टर्म आती है डिस्पैचर की। जी, डिस्पैचर क्या चीज होती है? डिस्पैचर इज अ प्रोग्राम दैट एक्चुअली गिव्स कंट्रोल ऑफ सीपीयू। डिस्पैचर एक ऐसा प्रोग्राम है जो किसको कंट्रोल सेंड करता है? आपके सीपीयू को, टू प्रोसेस सिलेक्टेड बाय सीपीयू स्केजुलर। आपके डिस्पैचर एक ऐसा प्रोग्राम है जो सीपीयू को कंट्रोल सेंड करता है, जो कि सिलेक्ट होता है आपके सीपीयू स्केजुलर से, ठीक है। सीपीयू स्केजुलर ने जो भी टास्क नेक्स्ट जॉब आनी है या रनिंग जॉब चल रही है उसको एक एक्चुअली कंट्रोल दे रहा है। दिस इज कॉल्ड डिस्पैचर। It is another part of scheduling system. The function of dispatcher module are as follows: switching context, फर्स्ट इसमें आता है स्विचिंग कॉन्टेक्स्ट, स्विचिंग टू यूजर मोड, जंपिंग टू द प्रॉपर लोकेशन इन द यूजर प्रोग्राम टू रीस्टार्ट इट। तीन चीज़ें हो सकती हैं डिस्पैचर ये काम कर सकता है, या फिर स्विचिंग कॉन्टेक्स्ट कर सकता है, और आप लोगों को कॉन्टेक्स्ट स्विच भी बताया हुआ है, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पे जब शफल होना होता है तो वो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है, ठीक है। जैसे कि रैम से अपनी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर जाना, उसने सेकेंडरी मेमोरी से फिर रैम के अंदर टास्क लाना, दिस इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। स्विचिंग टू द यूजर मोड, सो ये यूजर मोड से भी तरफ भी जो भी है, मतलब यूजर कमांड दे रहा है, काम कर रहा है, उसकी तरफ भी आपका डिस्पैचर चल सकता है, बिकॉज एक्चुअली इसे कंट्रोल देना है। किसको कंट्रोल देना? जो भी आपके सीपीयू ने प्रोसेस सेलेक्ट किए हैं। जंपिंग टू प्रॉपर लोकेशन इन द यूजर प्रोग्राम, हम इसको क्लोज भी कर सकते हैं और रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। The dispatcher should be very fast because it is called every time of a process take control of CPU. So आपके CPU का जो जितना भी कंट्रोल है वो सारा डिस्पैचर ही तो प्रोवाइड करता है। The time that the dispatcher takes between stopping one process, अब देखिए जी, आपका जो डिस्पैचर तो समझ आ गया, एक्चुअली कंट्रोल करता है आपके जो भी सीपीयू के प्रोसेस सेलेक्ट किए जाते हैं सीपीयू स्केजुलर से, ठीक है। अब इसमें एक टर्म आती है डिस्पैच लेटेंसी। वो क्या चीज़ होती है? ऐसा टाइम जो डिस्पैचर को मतलब लेता है स्टॉप करने के लिए एक प्रोसेस से, ठीक है, एक प्रोसेस स्टॉप हुआ, स्टॉपिंग वन प्रोसेस and starting an other process is called latency of dispatcher, या फिर dispatch latency। ऐसा टाइम
जो डिस्पैचर का मतलब डिस्पैचर क्या है, कंट्रोल, ऐसा टाइम जो कंट्रोल लेके जा रहा है किसके दरमियान में, एक प्रोसेस स्टॉप हुआ, दूसरा प्रोसेस स्टार्ट हुआ, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के दरमियान में जितना भी टाइम एज अ कंट्रोल रीड हुआ है उसको हम कहते हैं डिस्पैच लेटेंसी। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स इस सेंस में भी हैं क्योंकि प्रीवियस भी बताया हुआ है कि सीपीयू यूटिलाइजेशन थ्रूपुट इंक्रीज होनी चाहिए, ये दोनों चीज़ें आप लोगों की इंक्रीज होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, और ये जो है आप लोगों की लो होनी चाहिए। ठीक है, ये वाली जो चीज़ें हैं सीपीयू यूटिलाइजेशन और थ्रूपुट आप दोनों की मैक्सिमाइज होगी आपके सिस्टम की, तो आपका प्रोसेस बहुत एफिशिएंटली काम करेगा। टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, आपका जो रिस्पॉन्स टाइम है ये लो होना चाहिए। स्केजुलिंग क्राइटेरिया, मतलब स्केजुलिंग क्राइटेरिया ऐसे होना चाहिए, देयर आर स्केजुलिंग एल्गोरिथम एंड वेरियस क्राइटेरिया टू जज देयर परफॉर्मेंस, डिफरेंट एल्गोरिथम में फेवर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। यहाँ पे जो डिफरेंट एल्गोरिथम हैं वो डिफरेंट टाइप्स के प्रोसेसेस हैं उसको मतलब टेक ओवर करते हैं, लाइक सीपीयू यूटिलाइजेशन हो गई, थ्रूपुट हो गई, टर्न अराउंड टाइम हो गया, वेटिंग टाइम हो गया, रिस्पॉन्स टाइम हो गया। अब हम वन बाय वन को देख लेते हैं। सीपीयू यूटिलाइजेशन में CPU must be as busy as possible in performing different tasks। ऐसे ही होता है ना, होना चाहिए, CPU हर वक्त जो है वो काम में मसरूफ होता है, और वैसे ही है CPU utilization is more important in real time system and multi program system। जो भी है CPU यूटिलाइजेशन आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखती है आपके रियल टाइम सिस्टम, जो भी रियल टाइम काम कर रहे हैं आप, या फिर मल्टी प्रोग्राम, जितने भी मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टी टास्क चला रहे हैं। थ्रूपुट, द नंबर ऑफ प्रोसेसेस एग्जीक्यूटेड इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। जी आपके जितने नंबर ऑफ पीरियड एग्जीक्यूट हो रहे हैं एक स्पेसिफाइड एक मेंशन टाइम के अंदर इज कॉल्ड थ्रूपुट। मतलब जितने हैं 5 प्रोसेसेस हैं वो एक मैंने उनको टाइम दे दिया है 15 मिनट्स, तो वो उसी के अंदर ही काम करेंगे, तो ये होती है थ्रूपुट। द थ्रूपुट इंक्रीजेज फॉर शॉर्ट प्रोसेसेस। देखिए भाई, आपके जितना छोटा टास्क होगा, जितना छोटा टास्क होगा उतनी ही उसकी थ्रूपुट क्या होगी, इंक्रीज होगी, वो जल्दी काम करेगा। इट डिक्रीजेज इफ अ साइज ऑफ प्रोसेसेस इज ह्यूज। सो ज़्यादा लार्ज एरिया के लिए थ्रूपुट जो है वो अपना साइज डिक्रीज कर देगी। कोशिश करनी चाहिए कि टास्क प्रोसेसेस कम से कम अपने सीपीयू को दें, ताकि आपके सीपीयू को यूटिलाइजेशन भी इंक्रीज हो, मतलब वो स्पीडली काम करें। और थ्रूपुट मतलब कि जितने कम प्रोसेसेस होंगे उतनी ही वो ज़्यादा जो है वो उसकी स्पीड जो है ज़्यादा होगी। जी, टर्न अराउंड टाइम, टर्न अराउंड टाइम द अमाउंट ऑफ टाइम दैट इज़ नीडेड टू एग्जीक्यूट अ प्रोसेस। ऐसा टाइम जो रिक्वायर होता है एक प्रोसेस को चलाने में इज कॉल्ड टर्न अराउंड टाइम। उसमें क्या था, थ्रूपुट में नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं, इसमें एक प्रोसेस को चलाने के लिए जितना टाइम रिक्वायर होता है ना उसको हम कहते हैं टर्न अराउंड टाइम, और ये बहुत कम करना चाहिए। जितना ये ज़्यादा होगा फिर उतनी ही आपकी थ्रूपुट जो है डिक्रीज होती जाएगी। हमने ये तीनों चीज़ें कम करनी होती हैं। इट इज़ द एक्चुअल जॉब टाइम प्लस द वेटिंग टाइम। अब वेटिंग टाइम देखते हैं, द अमाउंट ऑफ टाइम। अब ये क्या है, दी प्रोसेस हैज वेटेड। वेटिंग मतलब एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस में शफल होने में कितना टाइम ले रहा है, या अपना टास्क कंप्लीट करने में कितना टाइम ले रहा है, दिस इज कॉल्ड वेटिंग टाइम। इट इज द टर्न अराउंड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम। वो क्या कह रहा है, इसमें प्लस करना है, किसको प्लस करना है, एक्चुअल जॉब टाइम प्लस वेटिंग टाइम। मतलब आपका जो भी टाइम है, एक्चुअल जॉब प्लस वेटिंग टाइम इज इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, वेटिंग टाइम क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम माइनस एक्चुअल जॉब टाइम। जो भी आपका एक्चुअल टाइम है उसमें से माइनस करना है। तो ये फार्मूला बन सकता है, वेटिंग टाइम इज इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम माइनस एक्चुअल जॉब टाइम। Response time, the amount of time between our request is submitted and the first response is produced is called response time। देखिए, मैं सेंडर हूँ, मैं रिसीवर हूँ। लेट्स सपोज कर ले 2 प्रोसेसेस हैं, मेरा सेंडर का प्रोसेस चल रहा है, आपका रिसीवर का प्रोसेस चल रहा है। तो मेरा आप तक डाटा पहुँचने में आपने मुझे रिप्लाई देना है, वो कितना टाइम है
वो काउंट होता है, दिस इज कॉल्ड रिस्पॉन्स टाइम। तो ये होती है शफलिंग बिटवीन अ रिक्वेस्ट इज सबमिटेड एंड द फर्स्ट रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस। मैंने रिक्वेस्ट की, आपने आंसर दिया, किसको दिया, मुझे रिस्पॉन्स दिया, तो ये होता है आपका रिस्पॉन्स टाइम। सो बेटा ये जो तीनों है ना, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम, जितना कम होगा उतनी ही आपकी प्रोसेसिंग की स्पीड भी अच्छी होगी और आपका सिस्टम जो है वो एफिशिएंटली काम करेगा। अ सीपीयू स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम शुड ट्राई टू मैक्सिमाइज द फॉलोइंग। मैंने अभी आपको ये चीज़ें बता दी हैं ऊपर। मैक्सिमाइज क्या करेगा, ऐसा एल्गोरिथम होना चाहिए, ऐसा एल्गोरिथम चूज करना चाहिए हमें सीपीयू की स्केड्यूलिंग के लिए कि आपकी सीपीयू की यूटिलाइजेशन भी हाई हो, थ्रूपुट भी जो है वो अच्छी हो। और आ सीपीयू स्केड्यूलिंग शुड ट्राई टू मिनिमाइज द फॉलोइंग। उसको ये तो इन तीनों चीज़ें कम करनी चाहिए, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम। ये था आप लोगों का मतलब थोड़ी सी टर्म्स जिसमें मैंने आप लोगों को क्या बताया है, प्रीम्प्टिव के बारे में बताया है। ठीक है, वर्किंग ऑफ सीपीयू स्केड्यूलर तो वही चीज़ है कि ऐसा प्रोसेस जो कि नेक्स्ट जॉब सेलेक्ट करेगा जो भी आपके सीपीयू शॉर्ट टर्म के अंदर आएगा। ठीक है, और कहाँ से सिलेक्ट करेगा, अगर वो आपकी रैम के अंदर पड़ा हुआ है ना, रैम के अंदर है, मतलब वो आपकी रेडी क्यू के अंदर पड़ा हुआ है, तो ही उसको सिलेक्ट करेगा ना स्केड्यूलर, अदरवाइज तो वो कुछ भी नहीं कर सकेगा, नेक्स्ट जॉब चला ही नहीं सकेगा। फिर मैंने प्रीम्प्टिव के बारे में बताया, नॉन प्रीम्प्टिव के बारे में बताया। जी, प्रीम्प्टिव में आप लोगों का क्या आती है, प्रीम्प्टिव वो चीज़ होती है जिसमें हम फोर्सली बंद करें किसी भी प्रोसेस को, हालांकि वो रिलीज नहीं करना चाह रहा। ठीक है, या वो वेटिंग स्टेट में चला जाएगा या फिर वो टर्मिनेट हो जाएगा, हम फोर्सली करना चाह रहे हैं। ठीक है, और नॉन प्रीएम्प्टिव में क्या है कि नॉन प्रीएम्प्टिव में वो वेटिंग स्टेट में जाएगा या फिर एक्चुअली टर्मिनेट हो जाएगा। जो आपका प्रीएम्प्टिव था उसमें रनिंग स्टेट टू रेडी स्टेट में चला जाएगा, वेटिंग स्टेट टू रेडी में चला जाएगा, मतलब इसी में हम उससे फोर्सली बंद करना चाह रहे हैं। लेकिन नॉन प्रीएम्प्टिव में हम उसको बंद नहीं कर रहे, वो अपने आप अपना टास्क जो है रिलीज कर रहा है, या फिर वो वेटिंग क्यू में चला जा रहा है या फिर टर्मिनेट हो जा रहा है। तो ये दोनों का कंसेप्ट था, प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव। इंटरवल टाइम का बताया। इंटरवल टाइम एक ऐसी टेक्निक है जो आपकी प्रीएम्पशन के नियर होती है, जिसमें प्रोसेस जब एक सीपीयू को प्रोसेस मिल जाता है तो उसको जो टाइमर मिल जाता है, ठीक है, एक स्पेसिफाइड इंटरवल दे देते हैं कि तुमने अपनी लिमिट में रह के ही काम करना है, दिस इज कॉल्ड टाइमर इंटरवल। डिस्पैचर में मैंने चीज़ बताई, डिस्पैचर एक कंट्रोल होता है। ठीक है, डिस्पैचर एक ऐसा प्रोग्राम है जो एक्चुअली कंट्रोल देगा किसको, आपके सीपीयू को, जो भी प्रोसेस आपने सीपीयू स्केड्यूलिंग के जरिए सिलेक्ट किए होंगे। तो इसमें 3 आपको मॉड्यूल्स बताए थे, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, स्विचिंग टू यूज़र मोड, जंपिंग टू द प्रॉपर लोकेशन इन द यूज़र एंड और डिस्पैच लेटेंसी के बारे में बताया मैंने। एक प्रोग्राम से जब हम एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में, मतलब कि एक प्रोसेस स्टॉप हुआ है और दूसरा प्रोसेस स्टार्ट हुआ, उसके दरमियान में जितना भी टाइम का कंट्रोल होता है उसे कहते हैं डिस्पैच लेटेंसी। और सीपीयू स्केड्यूलिंग का क्राइटेरिया बताया, सीपीयू यूटिलाइजेशन, थ्रूपुट बताई, टर्न अराउंड टाइम बताया, वेटिंग टाइम बताया, रिस्पॉन्स टाइम बताया। अच्छा एल्गोरिथम आपके सीपीयू स्केड्यूलिंग का यही होता है जिसमें आपकी सीपीयू यूटिलाइजेशन और थ्रूपुट हाई हो और आपका टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम जो है वो लो हो। जी स्टूडेंट्स, ये था आप लोगों का लेक्चर। हाँ, ज़्यादा नहीं आप लोगों को। जी, ये थी आप लोगों की असाइनमेंट। मैंने पहले तो लाइनक्स की दी थी असाइनमेंट नंबर 1, लेकिन फिर मुझे लगा कि यूनिक्स की देनी चाहिए। हाँ जी, यूनिक्स कमांड्स असाइनमेंट नंबर 1, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो भी बेटा आप लोगों ने असाइनमेंट बनानी है ना, इसकी MS वर्ड की फाइल लेनी है। MS वर्ड की फाइल ले ली, आपने करना क्या है, गूगल करें, यहाँ से सर्च करें यूनिक्स, यूनिक्स कमांड। देखिए ये हालांकि ये बताना चाहिए नहीं था मुझे, आप कुछ भी लिखें, यूनिक्स कमांड PDF लें, जैसे भी है, ये अब आप लोगों का टास्क है। मैंने आप लोगों को इसका फर्स्ट स्टेप बता दिया कि ये आपने क्या करना है। ठीक है, आप लोगों ने सर्च करना है जाके,
सर्च करने के बाद आप लोगों के पास पीडीएफ फाइल आ गई या जो भी आई, या फिर आप कहीं से भी हेल्प ले सकते हैं, लाइक यूट्यूब से देखें, डिफरेंट कमांड्स हैं इसकी आएंगी। आपने हर कमांड को देखना है, रीड करना है, ठीक है। और जैसे ये मैंने सीपी की कमांड लिखी है, यहाँ पे ये कॉपी पेस्ट के लिए यूज होती है, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल दी है, कमांड इज यूज फॉर द कॉपी एनीथिंग, ठीक है, कॉपी करने के लिए। तो आपने अपनी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर फर्स्ट टाइटल पेज बनाना है, उसके ऊपर मेंशन करना है यूनिक्स कमांड असाइनमेंट नंबर 1। देन हर कमांड्स को मेंशन करें और उसकी डिस्क्रिप्शन दें। ये करने के बाद आपने क्या करना है, हर कमांड को ये होना चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए ये कमांड किस पर्पस के लिए यूज हो रही है। मेरी बात की समझ आ रही है? जी मैम। ठीक है। आधी आधी चीज, बल्कि आधी क्या पूरी असाइनमेंट होगी सॉल्व। ये आपका काम क्या है, इसको याद करना, इसको ये भी मतलब रहने दिमाग में बिठाना, ठीक है। तो आप लोगों ने अपनी एक डॉक्यूमेंट बनानी है, मतलब हर कमांड होनी चाहिए, पता चले कि आप लोगों ने यूनिक्स की कमांड्स लिखी हैं, ठीक है। मैं देखे किसी भी दिन ना रैंडमली उसमें से पूछ लेना। असाइनमेंट सबमिट करवा दी है, उसके बाद आपसे इसके बारे में क्वेश्चंस होंगे। सो बी प्रिपेयर्ड, ये नहीं कॉपी पेस्ट नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है। लिखें, अपनी वर्ड में लिखेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा ये। देन आपने इसको जो है ना वर्ड की फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करके इधर शेयर करना है और टर्न इन कर देना है बिफोर टाइम। आप लोगों को देखे डेट मेंशन किया मैंने 30 दिसंबर, और टाइम भी मेंशन कर दिया है 12:59 AM, ठीक है। अगर 12 होता ना, 12 कंप्लीट होता तो पीएम होना था ये। सो मैंने इसलिए ये रखा है कि आप इससे पहले पहले कर दे मुझे। आफ्टर टाइम करेंगे तो वो तो एक्सेप्ट ही नहीं होनी, और टर्न इन लेट होगी तो वो रिकॉर्ड आप लोगों का इमेज खराब होगा। तो ये असाइनमेंट जो है पहली थी। हाँ जी, दूसरी असाइनमेंट आपने सुने। मैम कम से कम कितनी कमांड होनी चाहिए? जितनी मैक्सिमम आप कर सकते हो, जिसकी जितनी मैक्सिमम होगी उसको वैसे सी मार्क्स मिलेंगे। फिर भी कोई अंदाजा तो होना, अंदाजा इतनी तो कम अंदाजा से कम ये होनी चाहिए। कि सारी, अब सारी देखते हैं आप लोग कितनी करते हैं। देखिए टाइम कितना दिया आप लोगों को। रेफरेंस मटेरियल सिर्फ गूगल ही होगा फिर हम लोगों का? रेफरेंस मटेरियल गूगल ले लो, यूट्यूब से देख लो, आप लोग खुद जो यूनिक्स की डिफरेंट बुक्स अवेलेबल होंगी यूनिक्स की, वहाँ से देख लें। अच्छा, आप लोगों को बुक्स डाउनलोड करनी आती है बाहर के ऑथर्स की, फ्री मिल जाए? नो जी मैम। मैम आती हैं थोड़ी सी। थोड़ी सी आती हैं बेटा। ये जो जेनेसिस लाइब्रेरी होती है, ठीक है, जेनेसिस लाइब्रेरी होती है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी देख लेते हैं यूनिक्स से रिलेटेड कुछ आएगा। हाँ जी भाई, ये देखें, ये बुक्स ही हैं। जैसे कि अगर मैं इस बुक के ऊपर क्लिक करना चाह रही हूँ, एडवांस यूनिक्स प्रोग्रामिंग के ऊपर, आप कमांड्स लिखिएगा, देख लीजिएगा बुक्स अवेलेबल हैं कि नहीं, ठीक है। अब इसको डाउनलोड कैसे करना है, ये लिंक होगा या ये लिंक होगा, ये ले लें .pw वाला, अगर इसमें अवेलेबल हुआ तो। एनीवे ये मुझसे लॉगिन मांग रहा है, तो मैंने नहीं करना। आप इसको करें ज्वाइन और लॉगिन करें। ठीक है, मैंने ये आप लोगों को बता दिया। इसके बाद ना गेट लिंक का ऑप्शन आएगा, तो आप लोग वहाँ से एक्सेस करके या अपनी जो फाइल है चाहते हैं कि कोई भी बुक, वो आपको मिल जाएगी। आपकी दूसरी असाइनमेंट है जी लाइनेक्स की। अब वो विंडो वाला काम बहुत ओल्ड हो गया कि विंडो इंस्टॉल करो व्हाटएवर, वो तो सबको आती है। मैम वैसे मुझे नहीं आती। चलो फिर आप खुद सीख लें, शेम ऑन यू। बड़ी हैरत हुई है,
यूट्यूब से सीखें, यूट्यूब से विंडो कैसे इंस्टॉल करते हैं, सारा तरीका आप लोगों को मिल जाना है, लाइनक्स का भी मिल जाना है। हाँ जी भाई, और ये इतनी खतरनाक जो लिखा हुआ है, ये बड़ी आप लोगों को कहते होंगे पता नहीं, पढ़ने की ज़हमत ही ना करनी पड़े, है ना। तो ये चीज़ थी, मैंने ये जो चीज़ लिखी है ना, इसमें ये नोट लिखा है कि हर स्टूडेंट का ना डिफरेंट वर्जन हो तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, मैच भी हो रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन हर किसी ने जब अपना लाइनक्स को कर रहे होंगे यूज़, तो तब अपनी वीडियो बनाएंगे, तो अपनी जूम से ही आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, अपनी रूम से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो जब भी आप काम कर रहे हैं तो प्लीज़ अपनी वीडियो को ऑन रखें, पता चलना चाहिए कि आपका अपना सिस्टम है, आप एज अ लाइनक्स को वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, वर्चुअल मशीन इंस्टॉल कर लें, या फिर ये जो है एक सॉफ्टवेयर है विजुअल बॉक्स के नाम से, ठीक है, वर्चुअल बॉक्स के नाम से है। हाँ जी, भी वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल करें एंड देन उसके ऊपर आप अपना लाइनक्स का कोई भी वर्जन डाउनलोड करें, बिकॉज लाइनक्स इज़ ओपन सोर्स। जैसे मैं लिखती हूँ यूबंटू, ठीक है, यूबंटू डाउनलोड, बेटा यहाँ पे आपका यूबंटू डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करूँगी, आपका जो लाइनक्स का वर्जन है यूबंटू, ये डाउनलोड हो जाएगा। जैसे कि रेड हैट है, इस तरह बहुत सारे आपके लाइनक्स के सॉफ्टवेयर्स हैं। तो पहले तो आपका टास्क ये है कि आपने सर्च करना है लाइनक्स डिफरेंट फ्लेवर्स, ठीक है, या फिर लाइनक्स डिफरेंट वर्जन्स, कुछ भी लिखेंगे। ये अब आप लोगों का टास्क है, ये मैं अब क्लियर नहीं बताऊंगी, आप लोगों ने सर्च करना है। जैसे विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10 है, तो इसी तरह लाइनक्स के भी फ्लेवर्स होते हैं। तो मैंने 2 चीज़ें बता दी, वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करना है, क्योंकि आप चाहते हैं कि मेरी विंडो भी ख़राब ना हो। ठीक है, वर्चुअल बॉक्स सबसे पहले प्रायोरिटी आपकी होगी, वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करेंगे। मैंने वर्चुअल बॉक्स बता दिया है। ठीक है, उसके ऊपर आप फिर आपने एक ISO फाइल जो होती है ना, जैसे कि आपकी विंडो की होती है, इसी तरह आपकी लाइनक्स के फ्लेवर्स की भी फाइल होती है। यूबंटो होगी, रेड हैट की होगी, डिफरेंट फ्लेवर्स हैं इसके। तो उसको डाउनलोड करेंगे और उसको अपने वर्चुअल जो बॉक्स है उसके ऊपर इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, वर्चुअल बॉक्स अगर लाइक यूज़ नहीं करना आ रहा तो आपने यूट्यूब से हेल्प लेनी है। लाइनक्स इंस्टॉल नहीं करना आ रहा, यूट्यूब से हेल्प मिल जाएगी आपको, A to Z हर ट्यूटोरियल अवेलेबल होगा। तो ये ट्रिक्स थे, मैंने थोड़े से बताने थे। असाइनमेंट तो मैंने दी थी, ऐसा नहीं होता कि असाइनमेंट के बारे में बताना ना हो, वो असाइनमेंट डी था, मैंने असाइनमेंट दे दी, तो मैंने इस लेक्चर में आप लोगों को एलैबोरेट करना था। अब क्या करना है, जो भी आपने डिफरेंट वर्जन्स चूज़ किए हैं, सर्च किए हैं लाइनक्स के, उसको अपनी PPT फाइल में लिखें। पहले वाली यूनिक्स में आपने वर्ड की फाइल बनानी है, इसमें आपने PPT बनानी है। ठीक है, पावर पॉइंट, उसमें आपने अपने सारे लाइनक्स के फ्लेवर्स लिखने हैं, जितने भी लाइनक्स के वर्जन हैं। फिर आपने इंस्टॉल करें और साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते रहें। वही स्क्रीनशॉट आपने अपनी PPT फाइल में स्टेप बाय स्टेप लिखना है कि आपने ऐसे इंस्टॉल किया, फिर ऐसे क्लिक किया, फिर इधर गए, फिर इधर गए। ठीक है, फिर इसके ऊपर जो भी वर्किंग करेंगे उसको यूज़ करेंगे, उसको यूज़ करने के स्क्रीनशॉट लें। दूसरी प्रायोरिटी, आपने जब यूज़ करना है ना, आपने वीडियो ऑन करनी है। ठीक है, और ये भी चीज़ बतानी है कि कैसे यूज़ किया है और क्यों आपने ये वाला जो मतलब लाइनक्स का वर्जन है वो क्यों यूज़ किया। लाइक अब देखिए, मुझे आसान लगा, मैंने इसलिए कर लिया। मुझे आसान नहीं लगा, मैंने इसको रिमूव कर दिया, मैंने किसी और को इंस्टॉल कर लिया। तो ये आपने मेंशन करना है उसके अंदर। जो भी कमांड्स आप लाइनक्स के अंदर यूज़ करेंगे, लाइनक्स की भी आपको कमांड्स जो हैं वो सर्च करने से मिल जाएंगी। ऐसे लिखे सर्च में सारी कमांड्स आ जानी है आप लोगों की। इन अदर वर्ड ये कि जो भी आप कमांड्स यूज़ कर रहे हैं, लाइक एज अ विंडो सिस्टम के लिए यूज़ करते हैं ना हम, जैसे CMD विंडो में हम यूज़ कर लेते हैं कोई भी शॉर्टकट कमांड, तो इसी तरह आपके लाइनक्स में भी होती है, यूनिक्स में भी होती है। तो वो आपने सारी वर्किंग A to Z अपनी PPT फाइल में करनी है एज अ एग्जाम्पल। ठीक है,
बाकी वही चीज़ है कि प्रैक्टिस करें अपने किसी भी वर्जन के ऊपर, और रिकॉर्डिंग जो है वीडियो की लाजमी बनानी है फॉर योर प्रेजेंटेशन पर्पस। लाइक मैं अगर प्रेजेंटेशन लेनी है तो फिर मैंने आप लोगों से वो वीडियो जो है वो कहना है कि शेयर कर, पीपीटी फाइल एंड योर प्रेजेंटेशन फाइल दोनों सेव करनी है आप लोगों ने। और यहाँ पे आपने जब टर्निंग करनी है तो यहाँ पे आपने कौन सी फाइल करनी है, जो आपने पीपीटी फाइल बनाई है वो करनी है, ठीक है। ये डेट एक्सटेंड हो जाएगी, इसमें इशू नहीं है, लेकिन आप लोगों ने काम करना है, पता चले कि आप लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा। हाँ जी, अब पूछें कोई कंफ्यूजन। मैडम लाइनक्स में यूज क्या करना है? हेलो जी। अच्छा भाई, स्टूडेंट्स जिन्होंने सुना है वो बताएं मैंने क्या कहा है। नहीं मतलब जब इंस्टॉल हो गया तो उसके बाद क्या यूज करना है? सारा यूज करनी क्योंकि है, लाइनक्स जैसे कि कई कामों के लिए यूज होता है ना। हाँ, लाइनक्स कई कामों के लिए यूज होता है। आप डिफरेंट कमांड्स लिखें, उसमें फाइल ओपन कैसे करते हैं, उसमें फाइल सेव कैसे करते हैं, उसमें आप यूजर नेम कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें पासवर्ड कैसे लगाते हैं, ये सारी चीजें जो हम विंडो में काम करते हैं वही तो काम हमने लाइनक्स में करना है। ठीक है, जिसको वैसे ही शौक है, अपनी विंडो नहीं रखना चाहता, वो अपनी टोटली विंडो को फारग करे और लाइनक्स इंस्टॉल कर, बाद में लाइनक्स इंस्टॉल ना हो, विंडो भी जाती रही। तो विंडो दोबारा इंस्टॉल कर लें। एनीवे, बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, आज का जो सेकंड लेक्चर है वो इंशाल्लाह आप लोगों का वेनसडे को होगा। 2 लेक्चर्स होंगे वेनसडे को, कल एक ही होगा। ठीक है, वेनसडे को बिकॉज मेरे 2 ही लेक्चर होते हैं, एक आपका होता है या फिर 5th आईटी का होता है आई थिंक सो। तो उस दिन मैं 2 लेक्चर्स लूँगी आप लोगों को। ठीक है, सो असाइनमेंट बनाना स्टार्ट करें। सबसे पहले यूनिक्स की स्टार्ट करें, ठीक है, वो बहुत ईजी है, वो हो जानी है। लाइनक्स में आप लोगों ने इंस्टॉल करनी है, जैसे विंडो इंस्टॉल करते हैं, लाइनक्स भी वही चीज़ ही है। वैसे सीरियसली लाइनक्स ज़्यादा इजी है अगर समझ आ जाए तो। फिर रहने दे फिर। क्यों भाई, काम तो काम है ना, मैंने तो लेना है ना, मुझे तो पता चले ना आप लोगों ने काम किया है। बेटा वीडियो मैम आप रिकॉर्ड होनी है, वीडियो रिकॉर्ड मैंने देखनी है यार, किसी की नंबर नहीं मिलने हैं ऐसे। देखे 6 पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट्स, शुक्र करे 6 पॉइंट बहुत ज्यादा रख दिए, वरना मैंने इस असाइनमेंट के 2 नंबर रखने। मैम आप क्यों नहीं यूज करती लिनक्स? लाइनक्स मैंने यूज किया था, ठीक है, बहुत बहुत किया है, इस वक्त बहुत। विंडो कर रही हूँ। नहीं, जब मैं अपनी सिस्को पैकेट ट्रेसर पे काम करते थे, हम अपनी नेटवर्किंग, मतलब हम एक्चुअली वहाँ पे सिस्को पैकेट सीख रहे थे, तो हमने वर्चुअल बॉक्स, वर्चुअल मशीन के अंदर प्रॉपर लाइनक्स के ऊपर काम किया हुआ, उसके बड़े फ्लेवर्स इंस्टॉल किए हुए मैंने। यूबंटू सबसे इजी है। चले भी, गुड लक। दोबारा सुन ले, कोई भी कंफ्यूजन होगी आप वीडियो को दोबारा सुन लीजिएगा, यूट्यूब के ऊपर मैं सेंड कर दूँगी। चले जी, अल्लाह हाफिज़।